Recording in progress. So this is our new topic, elasticity of demand. Clear? क्या होता है सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ये देख लेते हैं। क्या है ना सर, पिछले चैप्टर में मतलब डिमांड वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक चीज कवर करी। हमने ये देखा था कि सर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिमांड में फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से डिमांड चेंज? तो जब ये फैक्टर हमने पढ़े, इसमें से हमने कुछ पॉइंट निकाले थे। पहला था सर फैक्टर प्राइस। अगर आप गुड्स के प्राइस को बढ़ाओगे तो उसकी डिमांड उतनी ही कम होती जाएगी, जस्ट बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट। फिर अपन ने देखा था इसके बाद अदर गुड्स का प्राइस। सर अदर गुड्स के प्राइस की वजह से भी डिमांड अफेक्ट हो सकती है। क्या होते हैं अदर गुड्स? या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सर यहाँ पे दो तरीके के गुड्स आ गए थे, एक सब्स्टिट्यूट, एक कॉम्प्लीमेंट्री। फिर हमने देखा था सर कि लोगों की डिमांड, गुड्स की डिमांड में चेंज आता है इंसान की इनकम बढ़ने से या घटने से। तो ड्यू टू चेंज इन इनकम डिमांड में अफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है, सीजन, हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, है ना, पॉपुलेशन, ये सारे पॉइंट्स और। तो सर ये सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से मेरी डिमांड में चेंज आता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि सर कोई भी एक फैक्टर में, ये जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं और भी पॉइंट्स है ना, ऐसा नहीं है कि दे आर दी ओनली पॉइंट्स। क्लियर? सो दीज आर नॉट ओनली दी पॉइंट, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बट फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर अपन लोगों ने 4-5 पॉइंट्स को ही कंसिडर करा। बाकी पता है ये 2 पॉइंट्स को भी कंसिडर नहीं करना, जस्ट बिकॉज ये 3 चीजें ही है। ओके, तो अभी मान के चलो कि सर किन चीजों की वजह से डिमांड में चेंज आता है? तो सर गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है। अदर फैक्टर्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के चेंज होने की वजह से गुड्स की डिमांड में चेंज आता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सर कंज्यूमर की इनकम बदलने की वजह से भी डिमांड में चेंज आता है। तो सर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती है कि सर जितने भी फैक्टर अभी आपने लिखे हैं, जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आपने लिखे हैं, उनके चेंज होने की वजह से, उनमें बदलाव आने की वजह से आपकी डिमांड में किस टाइप का चेंज आता है। मतलब अगर आपकी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो उसके बढ़ने से आपकी डिमांड पे, आपकी गुड्स की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब अगर इसी टॉपिक को हिंदी में लेकर जाएं तो ये बोलना चाह रहे हैं कि सर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में कितना खिंचाव आ रहा है। अब खिंचाव कैन बी एक्सटर्नल एंड कैन बी इंटरनल। भाई खिंचाव अंदर के साइड भी हो सकता है और बाहर के साइड भी हो सकता है। होती ना इलास्टिक्स जो होती हैं, वो यूं खींचो तो एक्सपैंड भी हो जाती हैं, वापस भी चली जाती हैं। तो ये जो वर्ड निकाला इलास्टिसिटी, इट इज समवॉट उसी वही चीज का मीनिंग है कि भाई इलास्टिसिटी, आपकी डिमांड में क्या खिंचाव आ रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ड्यू टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब सर रिस्पॉन्स इन डिमांड, डिमांड का रिस्पॉन्स। किसके लिए? क्या रिस्पॉन्स? कैसा रिस्पॉन्स? सर क्योंकि मेरा प्राइस चेंज हो गया, क्योंकि मेरी
क्योंकि मेरा प्राइस चेंज हो गया, क्योंकि मेरा इनकम चेंज हो गई, क्योंकि अदर गुड्स के प्राइस में चेंज हो गया। तो इन सभी चीजों का इम्पैक्ट मेरे गुड्स की डिमांड पे क्या पड़ा, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? तो रिस्पॉन्स इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। लिखना हो तो लिख लो, रिस्पॉन्स इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। That's it. So this is the meaning of elasticity of demand. बाकी अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे लिखना है क्या, एग्जाम तो आएगा नहीं ऑल दो, लेकिन फिर भी देख लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज change in factors affecting demand. So this is the elasticity of demand. Okay, done. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मतलब जानते हो ना, प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सीजन एंड वेदर, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे। क्लियर? चलो, ये हो गया हमारा डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया है सर, कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हिच वी हैव टू डिस्कस इन आवर टॉपिक। क्लियर? अदरवाइज देखा जाए तो हर फैक्टर का बन सकता है, इसकी जगह 6 भी हो सकती हैं। लोग सीजन और वेदर का भी बना सकते हैं, सीजन और वेदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अपनी टॉपिक में, अपनी बुक में सिर्फ 3 पॉइंट्स को ही कंसिडर करा। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर मैं बता दूं तो 11th क्लास में तुम लोगों ने सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा, इसके अलावा इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। क्लियर? सो दीज बोथ आर द न्यू टॉपिक्स, बट ऐसा कुछ नहीं है, सेम जो चीज वहां थी सेम टू सेम वही चीज यहाँ है। जहां पे आप प्राइस लिखते हो वहां पे आप इनकम लिखोगे, जहां आप प्राइस लिखोगे, तो जहां आप प्राइस लिखते थे वहां पे आप सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस लिखोगे, बस, और कुछ इसमें है नहीं। चलो, तो एक एक करके तीनों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो देखो सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी अदर फैक्टर्स बोलो, सॉरी, किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से, किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसी गुड्स की डिमांड में कितना चेंज आया। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट लिया, मान लो आईफोन। सर आईफोन का प्राइस था 50,000, तब आईफोन की डिमांड हुआ करती थी 100 यूनिट्स। ठीक है? सर जैसे ही आईफोन का प्राइस 50,000 से 40,000 हुआ तो उसकी डिमांड हो गई 150। तो लोगों ने पूछा कि सर आईफोन का प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड में, आईफोन की ही डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ा, आईफोन का प्राइस बढ़ने से या आईफोन का प्राइस घटने से आईफोन की ही डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ा। तो इसी चीज को कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच मीन्स किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसी गुड्स की डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब अगर आपके गुड्स की प्राइस में कोई चेंज होता है तो वो चेंजेस आपके गुड्स की डिमांड को किस तरीके से इंपैक्ट पहुंचाएंगे, किस तरीके से उसको चेंज करेंगे। This is called price elasticity of demand. So you have to focus on this word price. और प्राइस भी किसका होना चाहिए, गिवन गुड्स का। सर ऐसा नहीं होगा कि आप है ना प्राइस इलास्टिसिटी टी की निकाल रहे हो और है ना प्राइस कॉफी का दिख रहे हो, नहीं सर,
अगर आपको चाय की प्राइस के बारे में पता करना है तो आपको चाय के डिमांड के बारे में पता करना है तो आपको चाय की ही प्राइस देखना पड़ेगी, आप कॉफी को नहीं देखोगे जस्ट बिकॉज आप अभी ये पढ़ रहे थे। क्लियर? जब सब्स्टिट्यूट पढ़ते तो कॉफी भी देख लेते। क्लियर? तो भाई दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो क्या कहता है, प्रपोर्शनेट चेंज, प्रपोर्शनेट यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड प्रपोर्शनेट चेंज इन दी प्राइस। तो सर ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जो हमें ये बताती है कि अगर मेरे प्राइस में कोई चेंज होगा तो उसकी वजह से, प्राइस की वजह से डिमांड किस तरीके से चेंज होगी। वैसे देखा जाए तो अपन सबको पता है, जस्ट बिकॉज वी हैव डिस्कस लॉ ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा पड़ता है, प्राइस और डिमांड की कैसी रिलेशनशिप होती है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो इन केस अगर क्वेश्चन आएगा तो अपन यही लिखेंगे, बट हर गुड्स में ऐसा नहीं होता, जस्ट बिकॉज वी हैव आल्सो डिस्कस द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना, कॉन्स्पिशियस गुड्स, है ना, स्टैंडर्ड स्पेक्यूलेशन वाले गुड्स, तो वहां पे काम नहीं होता ये सब। ठीक है, तो याद रखना, वैसे तो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कभी, लेकिन अगर बाय चांस तुम लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई हर गुड्स के साथ ऐसा ही होता है क्या, तो नहीं, हर गुड्स के साथ ऐसा नहीं होता है। चलो, तो ये हो गया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक सेकंड, डेफिनेशन दी है, पहले मैं उसको कवर कर दूं, फिर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे पूरा, है ना। देख लो भाई, डेफिनेशन देख लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट ग्रेट एंड स्मॉल according to the demand increase much or little for given fall in price and diminishing much or little for the given rise in price। तो देखो भाई, इसने कुछ नहीं कहा, इसने सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड को समझा दिया। ध्यान से देखो, इसको तो छोड़ दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट ग्रेट और स्मॉल। सर मार्केट कैसा भी हो, ठीक है, डिमांड और प्राइस की रिलेशनशिप क्या होती है, तो इतनी पॉइंट लाइन का मतलब क्या है, सर मार्केट छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह लॉ ऑफ डिमांड एक जैसे ही काम करता है। अकॉर्डिंग टू डिमांड इंक्रीज, सर डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब ये मुद्दा नहीं है कि डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ रही है या कम तेजी से बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। मतलब ये जो लाइन है ना, देखो यहाँ से इंक्रीज मच और लिटिल, इसका मतलब क्या है, सर डिमांड 50% से बढ़ गई, और लिटिल का मतलब है सर डिमांड 10% से बढ़ गई, लेकिन दोनों ही केस में डिमांड बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है सर, क्यों बढ़ रही है, फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस, तो सर डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्राइस घट रहा है। अब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइस थोड़ा सा कम होने से डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसके प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया तो डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे भाई क्लोथ्स की सेल लगी होती तो उसकी डिमांड अच्छी खासी होती है ना, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे कि भाई कार की प्राइस थोड़ी सी कम हो गई तो उसकी डिमांड में बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा, जस्ट बिकॉज बहुत महंगा प्रोडक्ट है भाई। कपड़े और कार को आप किस लेवल पे कंपेयर करोगे, सोचो। ठीक है, फिर देखो एंड के बाद क्या लिखा है, डिमिनिशेस मच और लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस। सर अगर डिमांड गिरेगी, शायद ज्यादा भी गिर सकती है और कम भी गिर सकती है, मतलब भाई 50% डिमांड गिर गई, 10% ही डिमांड गिरी या तो, है ना, लेकिन क्यों गिर रही है, क्योंकि सर प्राइस बढ़ रहा। दिस इज द डेफिनेशन, क्लियर हुई, पक्का, बहुत बढ़िया। चलो, एक और इंसान ने दी थी, ये भी देख ही लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड एज रिजल्ट इन चेंज इन प्राइस। सर ये बताओ कि प्राइस में चेंज आने की वजह से उस डिमांड का क्या रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स यानी अगर कोई बॉलर बॉल डालता है तो बैट्समैन उसको शॉट मारेगा, तो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है बॉलिंग के अगेंस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड किस तरीके से अपना बिहेवियर शो कर रही है। डिमांड क्या बहुत तेजी से बदल गई, धीरे चेंज हुई, चेंज ही ना हुई हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज अपन को देखनी है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड का क्या रिस्पॉन्स होता है। ओके, समझ में आया। ये देखो ना, ये कौन है, जॉन रॉबिन्सन, और ये कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। ये दोनों एक ही इंसान है, अपन दोनों की थिंकिंग एक है क्या, अलग अलग है, तो एक के हिसाब से
मतलब तो दोनों का सेम ही है डिमांड की डेफिनेशन का, बस इसके हिसाब से भाई डेफिनेशन अगर फेमस होना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा ना, एक जैसे ही काम करेंगे तो फेमस ये लोग समझ गए थे उसकी बात को, बट उसने भी दे दी, उसको भी कुछ समझ में आया, तुम्हारे मन में कोई नई निकल रही है दे दो, अब छपेगी कि नहीं छपेगी दैट इज द मैटर। चलो अब आ जाओ, वी हैव टू डिस्कस दिस फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि सर यही एक फॉर्मूला है जिससे आप पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज वेल एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी खत्म कर सकते हो। सिर्फ यही एक ऐसा फॉर्मूला है, क्योंकि हर फॉर्मूला आखिरी में जाके यही बनता है। क्लियर? अब देखो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी को थोड़ी सी देर के बाद डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। ये पांचों टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है ना, इनकम इलास्टिसिटी है, और ठीक है मेजरमेंट में परसेंटेज, ये टोटल आउटले वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ठीक है ठीक है। पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस एंड में होंगे, क्वेश्चंस बहुत होंगे। चलो एक काम करते हैं, फॉर्मूले को एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर टाइप्स पे आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ प्राइस। देखो भाई फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला बता रहा है सर, ये मान लो हम लोग डिमांड लिख रहे हैं चॉकलेट, सर चॉकलेट का प्राइस जो है ना वो है 10 रुपए, तब हम लोग 10 रुपए पे चॉकलेट की 100 यूनिट्स डिमांड करते हैं, तो कभी ना कभी प्राइस में चेंज तो आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। सर प्राइस हो गया 10 से 15 रुपए, डिमांड बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, कम होनी चाहिए, डिमांड हो गई सर 80 यूनिट्स। क्लियर? अब आपसे लोग पूछ रहे हैं कि बताओ भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, तो ये हमारा फॉर्मूला जो है ना वो क्या कह रहा है कि सर कुछ मत करो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देखो सिंपल। सर मुझे देखना है कि प्राइस में कितना चेंज आया, तो सर प्राइस में वैसे देखा जाए ना तो प्राइस में जो चेंज आया वो कैसे निकालूंगा, 15 माइनस 10, सर 5 रुपए का चेंज आया, 5 रुपए का चेंज। सर ऐसे ही अगर मैं डिमांड का निकालू ना तो 100 माइनस 80 या 80 माइनस 100 माइनस प्लस डजेंट मैटर इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सर 20 यूनिट्स का चेंज, ठीक है। अब सर दिक्कत पता है क्या है, एक चीज है रुपीज में और एक चीज है यूनिट्स में, कैसे कंपेयर कर सकते हो, कॉमन मेजरेबिलिटी नहीं है, कंपेयर नहीं कर सकते, मैथ्स में यही होता है ना, कॉमन बेस तो होना चाहिए, कुछ कॉमन ही नहीं है। सर या तो इसको प्राइस में कन्वर्ट करो या तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करो, दोनों ही नहीं कर रहे, तो एक काम करो दोनों को परसेंटेज में करो, ताकि आप ये चीज कंपेयर कर पाओ कि भाई प्राइस और यूनिट को तो एक दूसरे से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, लेकिन नंबर्स को तो कंपेयर कर सकते हैं ना, चेंजेस को तो कंपेयर कर सकते हैं, तो इट इज बेटर कि इनको परसेंटेज में बदल। अब चेंज कितना आया भाई, 5 रुपए, तो सिर्फ 5 रुपीज, एक्चुअल में डिमांड कितनी थी 10 रुपए इंटू 100, तो ये हो गया सर हमारा 50% प्राइस चेंज। ऐसे ही सर डिमांड पे आ जाओ, सर डिमांड में चेंज कितना आया 20 रुपए, हमें परसेंटेज चेंज निकालना है ना, तो डिमांड में 20 रुपए चेंज आया, इनिशियली कितना था 100 रुपए, 100 से 100 कैंसिल, डिमांड हो गई 20 रुपए, तो बस सर अब हमारे पास एक कॉमन यूनिट है, ना तो अब कुछ प्राइस में बचा ना ही कुछ यूनिट में बचा, अब दोनों काय में बचे परसेंटेज में, तो सर यहाँ लिखो 20% और यहाँ लिखो 50%, आंसर निकाल लो, अराउंड 0.40 समथिंग आएगा ना, एक बार चेक कर लो, कैलकुलेटर्स नहीं है, हैं कैलकुलेटर निकालो सब लोग, नहीं है किसके पास नहीं है, हाथ ऊपर करो, तो कल से बाहर निकल लो कैलकुलेटर खरीद के लो, क्योंकि जस्ट बिकॉज भाई कहाँ है, अपने पास भी नहीं, ऐसे तो सबके पास होगा मोबाइल, ठीक है, बिना कैलकुलेटर के कल से कोई मत, क्योंकि जो कोर्स अपन लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या एग्जाम में कैलकुलेटर यूज होता है नहीं होता, होता है ना, तो करोगे नहीं करोगे,
हाथ कब कपाते हैं ऐसे, यूं यूं। तो अभी से प्रैक्टिस करोगे तब तो कुछ कर पाओगे। कैलकुलेटर यूज करो कि पास ही होना है खाली अपन लोगों को, रैंक वैंक की कोशिश करो। चलो, तो भाई दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक बार प्लीज निकाल लो, ठीक है। मैं निकाल दूं यहाँ, तुम लोग क्या है? हाँ 0.4 सही था ना मेरा आंसर? मेरा आंसर गलत नहीं है, मैथ्स अच्छी है। 0.4 सॉरी परसेंटेज, ये होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या कह रहा था सर? फॉर्मूला कह रहा था सर, जो भी चेंज हुआ है ना, कुछ मत करो, उस चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, और प्राइस में जो भी चेंज हुआ है ना उसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। क्यों सर? कॉमन मेजर हो जाएगा, तो आप ज्यादा बेटर तरीके से कंपैरिजन कर पाओगे। नहीं तो प्राइस और यूनिट्स का कभी कंपैरिजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सर क्या पता एक यूनिट और एक प्राइस का क्या रिलेशन, अरे पता नहीं। इसलिए हम लोगों ने क्या करा, पहले दोनों को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसकी इलास्टिसिटी निकाल ली। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, 50% प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड से 20% से चेंज हुई, मतलब प्राइस बहुत तेजी से बदला बट डिमांड में इतना ज्यादा चेंज नहीं आया। तो सर इसलिए हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा नहीं थी, नॉर्मल ही। मतलब प्राइस के बदलने से चॉकलेट की डिमांड पे, सॉरी, चॉकलेट के प्राइस में बदलाव होने की वजह से चॉकलेट की डिमांड पे ज्यादा चेंज नहीं आया। चेंज तो आया सर, बहुत ज्यादा चेंज नहीं। क्लियर? तो इससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, ये हो गया अपना एक से फॉर्मूला समझने की गलती। अराउंड अपन 20 to 30 क्वेश्चंस कर ही लेंगे दो क्लासेस में, है ना, और कल तक ही खत्म हो जाएगा, मतलब जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो भाई ये तो एक रूल समझ लो, ये जो पांचों चीजें लिखी हैं ये हर जगह मिलेंगी। इनकम भी पढ़ोगे या क्रॉस भी पढ़ोगे, बाकी हाँ क्रॉस में पांचों चीजें मिलती नहीं है आपको, लेकिन हाँ परफेक्ट, परफेक्ट इलास्टिक, यूनिटरी, रिलेटिव इलास्टिक और यूनिटरी, ये पांचों चीजें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है क्योंकि आपको मिलना ही है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट हर इंसान को बहुत इजीली याद हो जाए। इन दो पॉइंट्स में बनती है कंफ्यूजन, इन दो points। तो इस पे थोड़ा सा अपन ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मतलब सबसे सबसे इजी किसको निकालना होता है, इन दो को ही। लेकिन इंसान कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मान लो भाई 0/10% लिखा है, क्या आंसर होगा? 0। और 10/0 लिखा है तो नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ये कंफ्यूजन एक बार इंसान सोचता है तो भाई यहाँ तो ठीक है सर, ऊपर 0 है तो 0 लिख देंगे। अगर नीचे 0 है ना तो ये नहीं समझ में आता कि 0 लिखे कि 10 लिखे, इन्फिनिटी लिखे, तो दोनों ही लिखना, तो तीसरा शब्द लिखना। क्लियर? तो इसी वजह से ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसी में दिक्कत होती है, बाकी तो सब बहुत ईजी है। चलो अब आ जाओ, एक एक करके पांचों डिग्री समझते हैं। एक एग्जाम्पल अपन लिखते चलो और सॉल्व करते हुए चलो। चलो क्वेश्चन पहला, सर ये हो गया प्राइस और ये हो गई डिमांड। प्राइस था 10 और डिमांड थी 50। प्राइस हो गया 15 और डिमांड हो गई 40। ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, है ना। ये है दूसरा क्वेश्चन, नहीं पहला पहला लिख लिया सब लोगों ने, कॉपीज में लिख लो ना, सॉल्व वही बाद में करेंगे। आप मतलब तुम लोग सॉल्व करते चलो, बस जो जो लिखवा रहा हूँ वो लिखते चलो, क्योंकि आगे मैं भी सॉल्व करूंगा इसको। ठीक है, सेकंड वाला भी लिख लो। ये रहा प्राइस और ये रही उसकी डिमांड। तो प्राइस है 15 और डिमांड है 100। प्राइस हो गई 20 और डिमांड हो गई 10। ठीक है, 200 है ये, है ना।
लिख लो फटाफट ये भी। ये हो गया सेकेंड। अब देखो थर्ड, प्राइस है 20, प्राइस हो गई 30, यहाँ प्राइस है 100, ये हो गई 0। अच्छा अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ हाँ वही मैं बता रहा था, अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, है ना, और रिस्पॉन्स क्या हो रहा है ये देख रहे हैं। तो काइंडली सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, बाकी बोलो तो चलो अभी लॉ ऑफ डिमांड को ही फॉलो करता हूँ, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, 200 वाले को, और इसको भी बदल देता हूँ, ये तो तुम लोग बोलोगे सही बात। ये हो गया 50, ठीक है, ये ठीक है, 200 को 20 कर दिया मैंने, लॉ ऑफ डिमांड भी काम कर रहा है अपना, कोई इशू भी नहीं, ठीक है। ये 3 हो गए, 2 और लिख रहा हूँ, फिर वो पांचों को अपन सॉल्व करते हैं। चलो बना लिए पांचों, बना लिए, क्वेश्चन लिख लो बस, क्वेश्चन आंसर तो मैं ही लिखूंगा। क्वेश्चन लिख लो पहले, आंसर मत लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लो, टाइम वेस्ट मत करो। ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन लिख रहे हो? यस सर डन। चलो पहले का आंसर किसने निकाल दिया? ठीक, पहले का आंसर को सॉल्व कर देखते हैं, सबका 0.4 आ रहा है, नहीं चलो निकालते चलो साथ साथ देखते भी चलो। सर हम लोग यूज करेंगे अभी परसेंटेज मेथड इस आंसर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो भाई, एक फॉर्मूला लिख लो पहले पूरा, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक जनरल रूल होता है, मतलब जनरल फॉर्मूला होता है, उसको देख लो पहले। अपन लोग यूज करेंगे कौन सा मेथड? परसेंटेज मेथड, ठीक है, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोला जाता है। देखो भैया 3 स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप लिखो। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहली स्टेप है वी हैव टू कैलकुलेट, इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड निकालना है, तो इसको हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट डेल्टा क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, यहाँ पे फुली लिखो। न्यू डिमांड माइनस इनिशियल, इनिशियल लिखा है ना, इनिशियल डिमांड, न्यू डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? Q2 माइनस Q1, ठीक है। ये है हमारी स्टेप नंबर 1, अभी खत्म नहीं हुई स्टेप नंबर 1, ठीक है। इससे हमने निकाला भैया चेंज इन डिमांड, ऐसे ही क्या निकालेंगे? चेंज इन प्राइस। सर फॉर्मूला चेंज इन प्राइस का, न्यू प्राइस माइनस इनिशियल, इनिशियल को ओल्ड भी बोल सकते हो, है ना, ओल्ड प्राइस, है ना, न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू, जो लिखना लिखो, जस्ट बिकॉज कंसिडर नहीं करते। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? क्योंकि देखो अभी फुल फॉर्म क्यों लिखवा रहा हूँ, आगे से फुल फॉर्म बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म जो लिखवा रहा हूँ वही यूज करना है। डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? P2 माइनस P1, ठीक है, और P2 मतलब न्यू,
और P1 मतलब इनिशियल प्राइस, Q2 मतलब न्यू डिमांड और Q1 मतलब इनिशियल डिमांड। ये हो गई स्टेप नंबर 1 खत्म। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे। क्या है स्टेप नंबर 2? कन्वर्ट चेंजेस इनटू परसेंटेज। सर जो भी चेंजेस आपने निकाले ना डिमांड और प्राइस में, दोनों को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब आप निकालोगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड अपॉन, अच्छे से लिखना प्लीज तुम लोग, है ना, मेरे पास जगह नहीं है प्रॉपरली, अपॉन इनिशियल डिमांड इनटू 100 लिखना है साइड में, है ना। ये जो जगह बच गई है यहाँ पे कॉर्नर पे मुझे 100 लिखना था, बट आई डू नॉट हैव प्लेस, तो मैंने यहाँ पे 100 नहीं लिखा, और कहो तो 100 यहाँ लिख दूंगा, है ना। लेकिन तुम लोग को 100 उस साइड लिखना है ना, याद रखना ये चीज, 100 उस साइड लिखना है, गलती से भी कोई भी इधर मत। चलो इससे हम क्या निकालेंगे भाई, चेंज इन डिमांड। अब इसी को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं सर, परसेंटेज चेंज इन क्यू, है ना, इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन Q1 इंटू 100। ठीक है, चलो ये हो गया सर किसका, डिमांड का। चेंज इन डिमांड तो आ गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसे, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, परसेंटेज में ये P इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन P1 इंटू 100। क्लियर, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अब सर तीसरा स्टेप नंबर 3, ये सबसे मेन फॉर्मूला, माई बाप फॉर्मूला समझ लो पूरे चैप्टर। इस फॉर्मूले के बिना आपका आंसर नहीं निकलेगा। क्या है फॉर्मूला, वही जो ऊपर लिखा था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन, दिस इज द फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सर ये है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड। इसी तरीके से हम सारे आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, लिख लिया, तीनों फॉर्मूला लिख लिए कॉपीज में अपनी, लिख लिए। चलो थर्ड फॉर्मूला भी होगा ना, स्टेप नंबर 3। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए कोई चीज तो इसको देख लोगे, 100% आंसर बनने लगेंगे। जस्ट बिकॉज एक इश्यू क्या होता है ना सर, Q1 क्या है, Q2 क्या है, और एक दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ होती है सर, P1 में हम ले तो क्या लें, इनिशियल प्राइस लें या ओल्ड प्राइस, ओल्ड इनिशियल लें या न्यू प्राइस लें। यहाँ तो पता है चेंज लेना है, लेकिन नीचे दिख होती है, तो बस इसको देख लोगे तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। सर कोई फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्या निकाल, अच्छा हाँ एक बात, सबसे पहले नंबरिंग कर लो। सर ये जो लिखा है ना, ये है P1, ये है P2, ये है Q1 और ये है Q2। अब निकालो आंसर। सर सबसे पहले हमें निकालना है डेल्टा Q। फॉर्मूला क्या है, Q2 माइनस Q1, तो डेल्टा Q क्या हो गया सर, 40 माइनस 50, कितना आ गया, 10 आ गया। सही है ना, ऐसे आएगा ना। अब सर ऐसे ही निकालेंगे हम लोग डेल्टा P, मतलब चेंज इन प्राइस, P2 माइनस P1, सिंपल। P2 क्या है सर, 15 और P1 है 10, मतलब आंसर हमारा क्या आ गया, चेंज 5। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने चेंज निकाल दिया। अब सर इन्हीं चीजों को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, परसेंटेज में। तो भैया ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब ऐसे ही सर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 सर बहुत सिंपल है, डेल्टा Q अपॉन Q1 इंटू 100।
डेल्टा पी अपॉन P1, सॉरी P1 इंटू 100। ठीक है सर, रख देते हैं। डेल्टा क्यू क्या है 10, Q1 कितना है, कितना है Q1 50 इंटू 100। नीचे पी, डेल्टा पी कितना है 5, P1 कितना है 10 इंटू 100। सर कर दो आप कैंसिल फटाफट, ये हो गया, ये गया, ये हो गया सर 50%। इससे ये कटा, ये 1 और ये 2, और ये कितना हो गया 20%। सर थर्ड स्टेप क्या थी, थर्ड स्टेप भी लिख ही लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर हमारे पास दोनों के परसेंटेज हैं क्या, डिमांड और प्राइस के? हाँ है, तो रख दो इस फॉर्मूले में थर्ड स्टेप में 20% डिवाइडेड बाय 50%। क्या आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.4। बहुत बढ़िया। अब सर एक आखिरी काम बचा है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा इसका। एक ग्राफ और बना लेते हैं, एक ग्राफ और बना लेते हैं बस दूसरी। ठीक है सर, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेते हैं, हमेशा डिमांड लेते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, प्राइस। चलो सर डिमांड देखते हैं। पहले डिमांड कितनी थी 50, फिर कितनी हो गई 40, यहाँ लिखो 0। सर प्राइस, पहले था प्राइस 10 रुपए, और अब कितना हो गया 15। चलो 10 रुपए पे 50 रुपए डिमांड थी सर, और 15 रुपए पे 40 रुपए डिमांड है सर। तो ये बन गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व। अब देखो तुम्हें है ना ये समझना है कि सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये ग्राफ को अपने बहुत अच्छे से नहीं बनाया, अगर अच्छे से बनाया होता ना तो बिल्कुल परफेक्ट एक चीज से बताता मैं तो। ठीक है, एक चीज देखो अब यहाँ प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ था, नहीं कितना परसेंट चेंज हुआ था, हाँ 50% चेंज हुआ था। ये देखो 50%। और डिमांड में कितना चेंज हुआ, किसमें ज्यादा चेंज हुआ, प्राइस में। मतलब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा तेजी से कम हुई या बढ़ी कि नहीं, ज्यादा तेजी से क्या बढ़ा घटा, प्राइस। अगर प्राइस 50 हो रहा तो डिमांड कम से कम 50 तो होती, 60 होती, 70 होती, लेकिन 50 से कम है। मतलब सर प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, प्राइस में बहुत तेजी से फर्क आया लेकिन उसकी वजह से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया, सॉरी बहुत कम चेंज आया प्राइस के कंपैरिजन में। तो देखो अगर प्राइस में ज्यादा चेंज आता है ना तो हमेशा ये वाला जो ग्राफ, ये वाला जो है ना अपना रेक्टेंगल, ये ज्यादा बड़ा होता है इस रेक्टेंगल से, ये वाले रेक्टेंगल। बस दिक्कत ये थी कि अपन ने बहुत अच्छे से ये ग्राफ नहीं बनाया, यहाँ पे अपन को क्या करना चाहिए था 10-10-10 लिखना चाहिए था अच्छे से। हाँ मतलब सिमेट्रिक फॉर्म में अगर प्लॉटिंग करते हैं अपन तो ऐसा होता। तो अगर सिमेट्रिक फॉर्म में प्लॉटिंग करोगे तो हमेशा ऐसा मिलेगा। अदरवाइज देखो अभी भी देखोगे तो ये वाला बड़ा दिख रहा है रेक्टेंगल थोड़ा सा, इस रेक्टेंगल से ये वाला रेक्टेंगल से। रीजन क्या है सर, रीजन है इसको हम कहते हैं क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये कर्व काय का बनाया है अपन ने, ये कर्व है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जो क्या कहती है सर कि सर ईडी इज स्मॉलर देन 1। अब यहाँ पे तुम कंपेयर कर लो, 1 से छोटा आ रहा है अपना ईडी आंसर, 1 से 0.4 1 से बड़ा होता है या छोटा होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब भी लिख लो इसका, when
change in price when change in price is more than change in demand. When change in price is more than change in demand, then price of the goods does not affect demand of the goods more. ठीक है, तो ईडी यहाँ पे 1 से छोटा है, मतलब सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो 1 से कम आया है। इसका मतलब क्या है कि सर डिमांड में चेंजेस ज्यादा हुए हैं और उस सॉरी प्राइस में ज्यादा तेजी से चेंज हुआ है, और प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक। चलो अब सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहाँ है सेकंड, ये मिल गया सबको। चलो सेकंड पे आ जाते हैं सर, इसका आंसर क्या है सेकंड में? आंसर चाहिए मुझे, आंसर, ये सब नहीं चाहिए है ना। कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल है ना, तुम लोग मोबाइल से सॉल्व कर लो, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं। सर पहले तो निकाल लो फटाफट, डेल्टा क्यू निकालो पहले, क्या होगा? तो सर बहुत सिंपल, Q2 माइनस Q1। लास्ट टाइम फॉर्मूला और लिख रहा हूँ ताकि रट जाए तुम लोगों को, है ना, उसके बाद नहीं लिखूंगा। कितना है सर? 20 माइनस 100 कितना आ गया? 80। 100 माइनस 20 भी करते तो भी 80 आता, बस माइनस प्लस, और माइनस प्लस यहाँ पे मैटर नहीं करता। अब आ जाओ डेल्टा पी, तो डेल्टा पी कितना आएगा? P2 माइनस P1। P2 कितना है? 20 माइनस 15। ठीक है सर, कितना आ गया? P 5। अब इसी को काय में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज को। ठीक है सर, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू अपॉन Q1 इंटू 100, डेल्टा P अपॉन P1 इंटू 100। तो लगा दो स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूले में चीजों को प्लॉट कर दो फटाफट। डेल्टा क्यू कितना है? 80। इनिशियल क्यू कितना है? इनिशियल क्यू कितना है? इनिशियल क्यू कितना है? 100 इंटू 100। डेल्टा पी 5, इनिशियल पी 15 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, तो सर डिमांड हो गई 80%। अब इसको 1 और ये हो गया 3, इसको करोगे तो ये बन जाएगा आपका 33.33। ठीक है, तो फॉर्मूले में लगा दो स्टेप नंबर 3 में क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 80 अपॉन 33.33। कितना आंसर आ रहा है? अराउंड आएगा 2 पॉइंट समथिंग 66, 2.24 ये है आंसर। चलो तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सर? ईडी इक्वल्स टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है या स्मॉलर देन 1? क्या बोल सकते हैं? ग्रेटर देन 1। तो सर यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने निकाला है ना सर, वो 1 से बड़ा है, तो ईडी इज ग्रेटर देन 1। इसी को क्या कहते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं सेकंड वाले का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा ना, सीधे सॉल्व करेंगे आप। चलो ग्राफ देख लो सर, यहाँ आता है डिमांड और यहाँ आता है प्राइस। प्राइस कितना था? पाँच, 10, 15 और 20, और डिमांड 20 और 100। अब देखो ये परफेक्ट बनेगा, तुम्हें परफेक्टली समझ में आएगी। 15 रुपए जब प्राइस था तो डिमांड कितनी थी? 100।
सर प्राइस हो गया 20 और डिमांड कितनी हो गई, सॉरी प्राइस भी 20 और डिमांड भी 20। बहुत अब बन गया सर ग्राफ, देखो ये जा रहा है डिमांड का ग्राफ। अब देखो यहाँ पे कितना परसेंट चेंज आया प्राइस में, 33.33 और यहाँ पे कितना परसेंट आया 80%। डिमांड ज्यादा तेज से चेंज हुई कि प्राइस? डिमांड। सर प्राइस से कंपेयर करोगे ना तो प्राइस से 2.24 गुना ज्यादा टाइम्स प्राइस चेंज हुई, 33% और 88। कौन सा ब्लॉक ज्यादा बड़ा बना? डिमांड। क्यों? क्योंकि सर प्राइस में भी चेंज आया नो डाउट, लेकिन जितना चेंज प्राइस में आया ना उससे 2 टाइम्स ज्यादा चेंज हमारी डिमांड में आया। मतलब प्राइस में बदलाव होने की वजह से उस गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होती है। ठीक है, ऐसा क्लोथ्स वगैरह के साथ होता है। कोई भी एक कंफर्ट के लिए जो चीज होती है, अगर उसके प्राइस बहुत कम हो जाए तो उसकी डिमांड उससे ज्यादा तेजी से कम होती है। कपड़ों के प्राइस में थोड़ा सा चेंज होता है, उसकी डिमांड बहुत तेजी से चेंज हो जाती है। और ऊपर में चाहो तो कार का एग्जांपल ले सकते हो कि सर कार में तो थोड़ा बहुत चेंज आए या ज्यादा चेंज आए, डिमांड पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नॉर्मल गुड्स हो, कॉस्मेटिक का कोई आइटम हो, चेंज आ गया सर प्राइस में, तो डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी, डिमांड बहुत तेजी से घटेगी। ठीक है, जो भी होगा वो प्राइस से, मतलब डिमांड में जो भी चेंजेस होंगे वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो प्राइस से ज्यादा ही होंगे। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक। चाहो तो इसको हाईली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस डिमांड चेंज मोर देन प्राइस। ठीक है, change in demand is more than change in demand is more than change in demand is more than change in price।